हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मनीष टॉप मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स BHU MSc एंट्रेंस फॉर मैथमेटिक्स का एनालिसिस करने वाले हैं और हर एक चीज़ देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं, पेपर कब होता है। ठीक है, सब चीज़। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें इसमें बताऊँगा और चीज़ें। ठीक है, तो BHU MSc एंट्रेंस फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है मेरा पेन टैप पे थोड़ा सा राइटिंग जो है वो बैड है। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरी वॉइस पे ज़्यादा फोकस करें, नॉट ऑन राइटिंग। ठीक है, क्योंकि पेन टैप मेरे लिए नया है तो हो सकता है मे भी थोड़ा सा बैड हो, बट मैं देखता हूँ कि लास्ट वीडियो से तो बेटर होता जा रहा है। बट कुछ नहीं, चलिए तो एनालिसिस में क्या क्या आपको बताऊँगा वो एक बार क्लियर कर दूँ। सबसे पहले तो एनालिसिस में बताऊँगा कि पेपर जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो कब निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊँगा आपका इसका पेपर कब होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे इसके पेपर पैटर्न के ऊपर कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स का होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, इसकी कट ऑफ क्या जाती है, टॉपर का रैंक क्या रहता है हर साल कि कितना टॉपर कितने नंबर के अराउंड लाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पूरा सिलेबस को डिस्कस करेंगे क्योंकि इस एंट्रेंस का जो सिलेबस है वो बहुत ही बड़ा है, लॉन्ग, बहुत लॉन्ग है। मतलब IIT जैम का जो आप पढ़ के आ रहे हैं वो बहुत शॉर्ट होता है, बट इस एंट्रेंस का सिलेबस बहुत ही बड़ा है। बट इस एंट्रेंस की जो खास बात इसे बनाती है, इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। मतलब हाल की हाल आप तुरंत हैंड टू हैंड या इन माइंड में ही आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 10% क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आपका सॉल्यूशन होंगे, और वो आपका बैड लक होगा यदि आप उनके करने के लिए, वो मतलब टाइम वेस्टिंग के लिए ही दिए जाते हैं। तो उनको ही आपको ये इस सेंटेंस में बेसिकली जो आपको ध्यान रखना है वो है आपकी क्वेश्चन पिकिंग। मतलब आप कौन से क्वेश्चन को पिक कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है बेसिकली। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान। ठीक है, वो मैं आपको लास्ट में टिप्स भी बताऊंगा कि कैसे आप इसको क्रैक कर सकते हो, क्योंकि कुछ एनालिसिस के साथ मैं अपनी टिप्स भी देता हूँ। यदि आप मानेंगे तो उस पर फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने टिप्स दिया था, कुछ लोग माने नहीं थे एंड देन बाद में कहते हैं कि सर आप सही कह रहे थे। ठीक है, यदि आपको बिलीव नहीं हो इस चीज़ पे तो हो सकता है मे बी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो लास्ट टाइम दिए थे एंड वो पास आउट भी हैं। ठीक है, तो आप उससे पूछ सकते हैं। और ये एनालिसिस मैं इसलिए और बना रहा हूँ क्योंकि कल मैंने एक क्वेश्चन किया था ग्रुप पे कि आप लोग कह रहे थे कि सर ये वाला, कोई कह रहा था सर कॉम्प्लेक्स पढ़ाई एंड समवन कह रहा था कि सर LPP पढ़ाई है। तो दोनों को मैं कैसे अब डिसाइड करूँ कि किसको लेना है और किसको नहीं, तो उसी के लिए आपको एक एनालिसिस देना चाहता हूँ। क्योंकि एनालिसिस क्या करता है कि आपके किसी भी एम से आप कोई भी एंट्रेंस देने जा रहे हो तो आपका थोड़ा सा इजी कर देगा कि उसको क्रैक करने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी मिल जाएगी कि कैसे उसको हम कर सकते हैं, किस टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं जिससे आप उस टॉपिक को पढ़ें। ठीक है, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ठीक है, मैं इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ मैंने पूरा समराइज कर दिया है। तो अब आपको आई थिंक आपको पूरा समझ में आएगा कि क्या क्या मैं बताऊंगा। बेसिकली हर एक पॉइंट को आपके क्लियर कर दूंगा, जो भी पॉइंट जो भी डाउट आपके होंगे। आई थिंक इस वीडियो को बाद आपके कोई डाउट बचे नहीं रहेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका वही होता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म इसका फ्रेंड्स फेब में आता है, 3 फेब से। मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि 3 फेब, बट फर्स्ट वीक ऑफ फेब से फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म चलते हैं। और ध्यान रखना IIT जैम के बाद सबसे पहले किसी के फॉर्म्स आते हैं, मतलब IIT जैम के बाद तो सबसे पहले अपना BHU ही निकालता है। BHU के बाद ISI, ठीक है, CMI वगैरह भी ये साथ में ही रहते हैं। तो ध्यान रखें, DU BHU जो होते हैं, DU के तो बाद में आते हैं, बट BHU के सबसे पहले BHU के ही आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। बट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस इस साल बहुत डिले चल रहा है। बट फाइनली मैंने अपने ग्रुप पे भी एक नोटिस बताया कि कुछ कुछ न्यूज़ आ रही है कि एडमिशन सेल ओपन हो गई है ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में। तो अब ज़्यादा वेट नहीं है, कुछ ही दिनों में आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएंगे। बट इन एवरी ईयर जो एडमिशन सेल काम करती है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, वो फेब टू मार्च करती है, फर्स्ट वीक ऑफ फेब टू फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। ठीक है, इन दिस ईयर थोड़ा सा डिले हुआ है बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक। ठीक है, तो उस चीज़ का आप थोड़ा सा ख्याल रखना। ओके, अब बात करते हैं इसका पेपर कब होता है। देखिए, एलिजिबिलिटी तो आप जानते ही होंगे, 50% चाहिए होता है इन योर बैचलर्स। और लास्ट
आपके सेमेस्टर में आपके पास मैथमेटिक्स कंपलसरी है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। ओके, पेपर पेपर की बात की जाए, इसका जो पेपर बेसिकली होता है वो सेकेंड वीक ऑफ मई होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। बट इन दिस ईयर कोरोना पैंडमिक की वजह से अभी नॉट क्लियर है, मतलब इन दिस ईयर की बात की जाए तो अभी तक क्लियर नहीं है कि इसका पेपर अभी कब होगा, ठीक है, क्योंकि अभी फॉर्म ही नहीं आया है तो पेपर की बात नहीं की जा सकती है। बट एवरी ईयर इसका जो पेपर होता है वो मई के सेकेंड वीक में करा दिया जाता है, लाइक 20 मई, 18 मई है, जस्ट लाइक 22, इसी के अराउंड रहता ही रहता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलते हैं, इसका पेपर कब होता है। अब बात आता है कि इस पेपर का टाइमिंग क्या होता है, जो पेपर आप देने जाओगे वो कितने टाइमिंग का होता है। तो यही इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, वो होता है 2 आवर्स, ठीक है। आईआईटी जैम का ध्यान रखना, आईआईटी जैम यहाँ पे 3 आवर्स का होता है, बट ये दिस इज द 2 आवर्स पेपर ओनली। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो होते हैं 120। आई थिंक आपके थोड़ा सा बिलू हुआ, वैसे आप जानते होंगे ये सब चीज़ें, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, याद रखिएगा, ठीक है। और टोटल मार्क्स की बात की जाए, टोटल मार्क्स कितने पेपर का ये जो पेपर होता है वो टोटल मार्क्स कितना होता है इसका, तो वो होता है 360, ठीक है। इसी इधर से ही आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ईच क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो कितने मार्क्स का बनेगा, 3 मार्क्स का, ठीक है। तो ये तो ही आपकी सिंपल सी चीज़ें। अब बात करते हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना जाता है, ठीक है। देखिए कट ऑफ यदि मैं लास्ट ईयर की बात करूं, देखिए जब भी पेपर इजी आएगा, ध्यान रखिए इस चीज़ को, जब भी पेपर इजी आएगा तो इसका कट ऑफ बेसिकली 130 प्लस ही जाता है। मतलब ये है कि वो बुलाते ज़रूर आपको, पीएचयू का एक प्रोसीजर डिफरेंट है, क्योंकि वो थोड़ा क्या है, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को ज़्यादा बुला लेते हैं उसके बाद मना कर देते हैं। तो बुलाया तो लास्ट तक 110 तक था, जिसके मार्क्स 110 प्लस थे उन सभी को बुलाया था, बट जो लास्ट मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट जिनको सीट दी गई है वो 130 प्लस है, मतलब इसमें पेड भी इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा, पेड सीट, ठीक है। तो इतना हाई चला गया था, बट वो बुला 110 प्लस तक के लेते हैं। तो इसको ऐसा मत सोचिए कि आपको जो बुलाया गया है वो आपको सीट दे ही दे रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो वो बुला ज़्यादा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा बुलाते हैं, 3 टाइम्स ज़्यादा बुलाते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें, ठीक है। और जो फर्स्ट रैंकर की बात करें कि फर्स्ट रैंकर कितने नंबर्स पे आ जाता है, तो वो 180 टू 190 के बीच में ही रहता है। दिस इज़ द पॉसिबिलिटी कि हमेशा वो इधर ही रहता है बीच में, मतलब 180 से ज़्यादा होगा या फिर 190 से कम होगा, इधर के बीच में। लास्ट टाइम देखा जाए तो 188 था आई थिंक टॉपर्स के मार्क्स, ठीक है। और ये आपको खुशी होगी कि अपने ही ग्रुप से आई थिंक ऑल इंडिया रैंक 10, ऑल इंडिया रैंक 5 ये कैंडिडेट्स थे। मतलब मैंने किसी वीडियो में कहा भी है कि अंडर 50 में अपने से ऑलमोस्ट 8 to 9 स्टूडेंट्स थे, तो एक जान के खुशी है मुझे कि आप लोगों को बताने में खुशी हो रही है। और मैंने वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, तो आप जाके देख सकते हैं फॉर योर कंफर्मेशन। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपको कट ऑफ समझ में आया कि कट ऑफ इसका जाता है 110, मतलब पेपर इजी था लास्ट टाइम, थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट 110 प्लस किया था। यदि पेपर डिफिकल्ट आएगा तो इसका शायद 2019 में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तब इसका जो कट ऑफ गया था वो आई थिंक 90 प्लस गया था, ठीक है। वो जब बुलाया था, देते नहीं है, ये ध्यान रखना, आपको बुलाया जाएगा, इस इट इज़ नॉट के आपको दे ही देंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। बुलाते 90 प्लस पे हैं पर वो देते नहीं हैं, क्योंकि बुलाते वो 3 टाइम्स मोर देन कैंडिडेट्स हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिए इस चीज़ को आप लोग, ठीक है। एंड एक और चीज़ जो है, अब मैं सेकंड पेज ले लेता हूँ। देन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है बीएचयू के बारे में, वो ये है कि इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है बच्चों के लिए वो बहुत कम है अदर यूनिवर्सिटी से। जो इसकी फ़ी का है, फ़ी एमएससी एंट्रेंस के लिए, मतलब इन माय ओपिनियन आई थिंक 3 to 4 थाउजेंड के अराउंड ही है इसकी फ़ीस, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा लेस है, ध्यान रखना। मतलब दिल्ली में इस जो फीस लगता है ऑलमोस्ट 30 के ऑलमोस्ट लगता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। और उससे आप इसका कंपैरिजन कर लो तो बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, ठीक है। ये फीस विदाउट हॉस्टल है, ध्यान रखना, दिल्ली का। और इधर आपका बी एच यू इसीलिए बढ़िया रहता है, मतलब फीस में भी और पढ़ाई में भी दोनों टक्कर के हैं डी यू और बी एच यू। तो डी यू से बी एच यू इधर ही थोड़ा सा आगे निकल जाता है, क्योंकि इसका फीस बहुत कम है, यहाँ पे हर तरीके का बच्चा पढ़ सकता है। बट डी यू में जो मतलब
पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ड्यू बीएचयू में मतलब स्कॉलरशिप इतना नहीं मिलता है जिससे वो स्कॉलरशिप के अराउंड वो पढ़ लें। ठीक है, तो ये भी एक इशू रहता ही है ड्यू वालों के लिए, जो यदि आप ड्यू लेना चाहें तो आपके साथ ये इशू रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ड्यू का जो फीस है वो जो, क्योंकि बात ये हो जाती है ड्यू थोड़ा सा मतलब महंगा है, तो उसमें भी उसकी फैसिलिटी भी ज़्यादा है, तो मतलब बीएचयू से देखा जाए तो इस चीज़ में उसका आप देख सकते हैं फैसिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा आपको मिलेंगी, आपकी लाइब्रेरी वगैरह में बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो उसी का वो थोड़ा सा चार्जेस हैवी हो जाता है। ठीक है, तो फ़ी भी इसका बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से आप इसको भी ले सकते हैं। ओनली फ़ी 3000 टू 4000 के अराउंड ही रहेगा, इसके बीच में रहेगा, हो सकता है मे भी इससे कभी कम हो, मतलब इससे ज़्यादा तो होगा ही होगा नहीं। ठीक है, ये कन्फर्मेशन है, इससे ज़्यादा नहीं है, मतलब मोर ओवर मैं कहूँगा 3500 से भी ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मतलब जो पुअर स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं यदि वो पढ़ने में अच्छे हैं तो बीएचयू 100% ले सकते हैं, बट द कंडीशन इज आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी और अच्छे मार्क्स से क्लियर करनी पड़ेगी, आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं, और यही इसका बेसिक थिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की, तो इसका सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं एंड क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उसके बारे में आप डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, और कुछ किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, किस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। चलिए, तो सिलेबस की बात करें। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक जो मैं लेता हूँ वो है रियल एनालिसिस। वन बाय वन सभी को मैं इन डिटेल डिस्कस करूंगा, तो बहुत ध्यान से समझिए। फर्स्ट टॉपिक जो है वो आपका रियल एनालिसिस है। बीएचयू में रियल एनालिसिस बहुत अच्छा पूछा जाता है, तो हर साल इसके 15 to 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए, पूरा पेपर मैंने बताया कि 360 मार्क्स का होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होते हैं, और एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, यही मैंने कहा है आपसे, तो आप इस चीज़ को विशेष ख्याल रखना ऊपर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि रियल एनालिसिस आता है बीएचयू के हर साल पेपर में, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो 15 से 20 के बीच में आते हैं। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ मार्क्स कितने का बन रहा है, ओनली एक ही टॉपिक इसका कितने मार्क्स का बन जा रहा है, 45 to 60 मार्क्स का। देख रहे हो अकेला एक टॉपिक कितने मार्क्स पे भारी पड़ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और इसमें टॉपिक्स, यदि टॉपिक्स को और थोड़ा सा खोलना चाहूँ मैं तो क्या आएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा। ठीक है, एंड आपका टोपोलॉजी आ सकता है। ठीक है, एंड आपका यहाँ पे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, ध्यान से समझिएगा ये सब चीज़ें को, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है रियल में जो छूटा होगा आपका। रीमान इंटीग्रल आएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, मतलब सब चीज़ों से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, इनका कुछ फिक्स नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन बेसिकली आए। यदि लास्ट ईयर देखा जाए तो रीमान और यूनिफॉर्म से नहीं पूछा है, बट इन प्रीवियस ईयर देखोगे आप तो यूनिफॉर्म से भी पूछ लेते हैं, रीमान से भी पूछ लेते हैं। यदि क्वेश्चन टफ बनाना होगा, पेपर टफ आएगा, तो रीमान और यूसी से जरूर आएगा एक ना एक क्वेश्चन या दो तीन क्वेश्चन। ठीक है, और सेवरल और वन वेरल से भी आगे क्वेश्चन, तो पेपर टफ हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें, थोड़ा सा अच्छा इसको फोकस करें, इस टॉपिक को अच्छा सा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने लेके चलें। ठीक है, और मोर ओवर यदि एक और हिंट दूं मैं, तो इतना मतलब लेंदी नहीं होगा पेपर, इतना भी कठिन नहीं होगा, आपको बस जस्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रखा होगा। यदि आपका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, थियोरटिकल बहुत अच्छा पढ़ रखा है, तो आप डायरेक्ट ही कर पाओगे। ठीक है, टिक मार्क जस्ट लाइक होता है, क्योंकि बेसिकली आपको इसका प्रॉब्लम ये है इस पेपर का कि आपको 120 मिनट्स होते हैं, उसमें आपको 120 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इसका मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो आप जाहिर से इसे कॉमनली या आ, सोच सकते हैं, इतना तो कॉमन सेंस है कि टफ नहीं होगा क्वेश्चन। मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना तो टफ तो नहीं देंगे, तो बस क्या देंगे, वो सीधा स्टेटमेंट रखा होगा, बस आपको समझना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस होंगे, उसको आपको करना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें। देन नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके चला हूँ लीनियर एल्जेब्रा। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, पढ़ने में भी मजा आता है और हायर स्टडी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 to 12 आने की उम्मीद रहती है। इसमें वो बेसिकली क्या पूछना पसंद करेगा वो आपसे, बेसिस डायमेंशन बहुत फेमस है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, मैपिंग पे आएंगी, ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो मैपिंग होती है बेसिकली उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। वो आपको इन्वर्स इमेज पूछ लेगा, या फिर सीधा कुछ डिफाइन करके रख दिया होगा, किसी भी पॉइंट का निकलवा लेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और मोर ओवर मैट्रिक्स पे आ जाएगा, आइगन वैल्यू पे आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी।
बस यहीं वो रहता है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा डीप नहीं जाने की कोशिश करता, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा बहुत डीप है। कुछ एक दो प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है कि डायगोनलिटी से भी एक दो क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। इनर प्रोडक्ट स्पेस से भी क्वेश्चन आए हैं, तो इसको आप लीव कर सकते हैं, क्योंकि इनर प्रोडक्ट स्पेस को पढ़ना मतलब थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, बट एक क्वेश्चन आता है तो उसको आप छोड़ सकते हैं इस टॉपिक को। बस मैं ये कहूँगा कि ठीक है कि बेसिस डायमेंशन पढ़ के जाओ, मैपिंग वगैरह देख लेना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देख लेना, ठीक है। मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, ये सब देख लेना। और जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती हैं, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इन सब की जो प्रॉपर्टी है लाइक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस सभी को, हर्मिशियन मैट्रिक्स, और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, सभी के आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, जो भी चीज़ निकालने का प्रोसीजर है वो सब आपको आना चाहिए। और बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको वहाँ निकालने बैठ जाओ, नहीं, ये इनके फॉर्मूलेज होते हैं कि डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होती है, तो डायरेक्टली पुट करो, आंसर पाओ, वो वाला सिस्टम बहुत रहता है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए, और इसका यदि मार्क वेटेज देखा जाए तो मार्क्स आपके देखो 8 8 3 जा 24 एंड 12 3 जा 36। तो आपके 24 से 36 के बीच में मार्क्स वेटेज रखता है लीनियर अलजेब्रा, बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडर्न अलजेब्रा, जिसको हम लोग ग्रुप थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। ग्रुप थ्योरी, अरे थोड़ा सा राइटिंग बैड आता है। ग्रुप थ्योरी, ये ग्रुप थ्योरी के नाम से बहुत फेमस है। चलिए, तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने का जो है वो 10 to 14, ठीक है। जो आपने जेम में पूरा पढ़ा है, जेम में जितना आपने पढ़ा है सारा पढ़ के जाइएगा, ये सारा यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन, जितना जेम का सिलेबस है ग्रुप थ्योरी का, उतना ही आप पढ़ के जाइएगा, पूरा के पूरा आपको यहाँ पे नीड पड़ेगी। क्योंकि क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, सिंपल होगा, यदि आपका पढ़ा होगा तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, सिंपल, ठीक है। और इसका बिटेज देखा जाए तो ये 30 और ये 42, 30 से 42 मार्क्स के बीच में इसका बिटेज रहेगा। और जो मैंने बताया जेम के लेवल का, साइक्लिक ग्रुप, एवेलियन ग्रुप, नॉन एवेलियन ग्रुप, इन सब का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। नंबर ऑफ, मेन चीज़ जो एक टिप्स देखना चाहूँगा यहाँ पे, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स का आपके पास भंडार होना चाहिए, ध्यान रखना, अदरवाइज आप इसके क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। बीएचयू के पेपर में यदि आपका ग्रुप थ्योरी बढ़िया करना चाहते हो तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपके पास बहुत सारे होने चाहिए, अदरवाइज आप कॉन्ट्राडिक्ट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। और मैंने सॉल्यूशन बनाए हुए हैं ग्रुप थ्योरी के, बीएचयू प्रीवियस ईयर पेपर्स के, तो वहाँ जाके आप देखो कि मैं कैसे करता हूँ सॉल्व, तो उससे एक आइडिया मिलेगा आपको कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करना है पेपर में, कैसे आपको ट्राई करना है करने का, ठीक है। अब नेक्स्ट 4 नंबर टॉपिक की बात करता हूँ मैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही आपकी रैंक, पास, सब कुछ यही टॉपिक कराता है, ठीक है। ये ज़्यादातर लोग सभी ही करके आते हैं इस टॉपिक को, तो इसको तो आपको छोड़ना ही छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। इसमें 12 3 जा 36 और 18 3 जा 54, ठीक है। तो 36 मार्क्स से 54 मार्क्स के बीच में ये पूछा जाता है। और इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जितना आपने जेम में पढ़ा है, तो ओडी, एक तो पहली बात तो ये इसमें पीडी भी आता है, ठीक है। तो ओडी पीडी दोनों को मैंने फुल डिटेल में अपने चैनल पे कवर कराया हुआ है, ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा पूरी लेक्चर सीरीज की, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। सॉरी, डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, आई बटन पे जाइए और देख लीजिए, ठीक है। तो ओडी पीडी फुल मैंने जितना पढ़ा है उतना आप पढ़ के जाएंगे। आई थिंक 28 29 लेक्चर्स हैं, इनफ है, इनफ है। अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है, देख लीजिए, बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, हर एक चीज़ को बताया है, और आप यदि देख लेते हैं बहुत इनफ है, ठीक है। पर ये ध्यान रखना, आपका बेसल फंक्शन भी आता है इसमें, एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं, और लीजेंड्रे फंक्शन भी आता है, ठीक है। तो वो वीडियो मैंने लास्ट ईयर भी कहा था कि वो बाद में बनाऊंगा, बट मुझे टाइम नहीं मिला था, बट इस साल मैं उस वीडियो को आपको सही टाइम पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वो बेसिकली एक फॉर्मूला बेस्ड वीडियो होगी, जो कि आपको फॉर्मूला लर्न करने होंगे, ठीक है। बेसिकली वो किसी को लर्न नहीं होते हैं वो जब पेपर होता है तभी वो रट के जाए जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना। और डीपीडी में आपको पता ही है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और कॉची एलर का कुछ आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। पीडी में आप देखो तो नॉन लीनियर का भी आपको सॉल्यूशन जस्ट लाइक चार पे मैटर आना चाहिए, और लैग्रांज आइडेंटिटी आना चाहिए, लैग्रांज मल्टीप्लायर आइडेंटिटी जो होता है उसका सॉल्यूशन। यदि आपको दोनों आते हैं तो पीडी क्लियर हो जाएगा,
और ओडी तो वैसे भी क्लियर हो गया। यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल ट्रेजेक्ट्री भी आना चाहिए, ठीक है, उससे भी एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा 4 टॉपिक्स, जिसमें लीनियर रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने डिटेल में बताया कि कौन कौन से टॉपिक से कहाँ कहाँ से आ सकता है, कितने मार्क्स का आ सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये आपने समझा। अब आगे बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो टॉपिक है उससे आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो 5 to 9 बनते हैं, और इससे जो मार्क्स बनेगा आपका वो बनेगा 5 3 जा 15 और 9 3 जा 27। ठीक है, 15 to 27 मार्क्स का आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। और यहाँ से क्या आ सकते हैं, बेसिकली एनालिटिक फंक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन होगा, या फिर सिंपली कुछ एक जेड के टर्म्स में कुछ रखा रहेगा, उससे एक क्वेश्चन पूछी जा जाएगी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आपको हार्मोनिक कंजुगेट पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे वही रहेगा, ज़्यादा डीपली नहीं। कोची इंटीग्रल फॉर्मूले पे एक दो इंटीग्रल हो सकते हैं। ठीक है, तो बस यही है, इससे ज़्यादा यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और बेसिकली कॉम्प्लेक्स इजी भी बहुत होता है, जब मैं पढ़ाऊँगा तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल बुक है। जिसने नहीं पढ़ा है, बेसिकली कल ग्रुप पे बात हो रही थी तो आप लोग बता रहे थे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हमने बीएससी में नहीं पढ़ा है, तो डोंट बी सैड, मैं हूँ, पढ़ाऊँगा अच्छे से आप सभी को। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईजी भी है। ठीक है, बस ये है जिसको समझ में नहीं आता उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। मैंने शॉर्टकट में लिखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बेसिकली लिखा नहीं है। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 2 to 5 बन जाते हैं। कभी कभी एक साल में दिया तो 5 क्वेश्चन आए थे, बट मोर ओवर 2 तो या 3 आने ही आने हैं, तो इससे बन जाते हैं 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो बेसिकली ये जस्ट लाइक यदि आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपने बैचलर से पढ़ रखा है, तो ये फ्री के नंबर्स है, तो इसको ध्यान रखना। मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, ऑलमोस्ट 10 लेक्चर होंगे, तो इसे आप देख लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, आ ही जाता है। तो अब इसमें टॉपिक्स मुझे लर्न नहीं है कि किस किस टॉपिक से हैं, बट 10 लेक्चर्स हैं, ये लर्न है। ठीक है, तो आप पूरे देखोगे, आई बटन पे फिर से मैं कहता हूँ कि लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, यहाँ पर चैनल पे जाके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सब लेक्चर्स फ्री हैं, सो डोंट वरी। चलिए अब बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटीग्रल कैलकुलस। देखो, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं आपके वो 5 to 8 आते हैं। ठीक है, यहाँ से बनता है आपका 15 और यहाँ से बनता है आपका 24, ये भी अच्छा वेटेज है। और क्वेश्चन जो आता है ना वो इतना भी कठिन नहीं होता, जस्ट लाइक चेंज ऑफ ऑर्डर पे होगा, सिंपल सा, आप ट्रेस करो उसको, और वो ये नहीं कहता कि सॉल्व करो, बस चेंज ऑफ ऑर्डर। ठीक है, और कोई इंटीग्रेशन हो सकता है बेसिकली दे दे सॉल्व करने के लिए। और एरिया का क्वेश्चन, कोई वॉल्यूम नहीं, कोई रिवॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, समझ रहे हो, तो बस इसी के ऊपर वो पूछता है, उसका एक सेम पैटर्न है, या तो चेंज ऑफ ऑर्डर या कोई इंटीग्रेशन सॉल्व करा लेगा या एरिया ऑफ बिटवीन। ठीक है, दो आपको देगा, एरिया निकाल दो, सिंपल सा, और वो भी सॉल्व नहीं करता है, सीधा इंटीग्रेशन में आंसर ऑप्शन होगा तो वो आपको टिक कर देना। मतलब ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। अब ये नहीं है कि आप इंटीग्रल कैलकुलस में वॉल्यूम सर, मतलब जो आपका आईआईटी का सिलेबस था पढ़े लगे पढ़े हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। वो आप एंट्रेंस निकाल नहीं रहे हो, एंट्रेंस को ना निकालने की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, एंट्रेंस निकालने की नहीं कर रहे हो, एंट्रेंस ना निकले ऐसा कर रहे हो आप अपने साथ। ठीक है, तो इस चीज इसीलिए मैंने थोड़ा सा एनालिसिस बनाया कि आपको समझ में आए कि क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अब बात करते हैं वेक्टर कैलकुलस की। वेक्टर वेक्टर कैलकुलस, देखो बेसिकली वेक्टर कैलकुलस से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैंने देखा है वो 6 to 8 में लिख जरूर रहा हूँ, बट ये जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली ये प्लेन से आते हैं, जो वेक्टर कैलकुलस का ही एक पार्ट है, जो कि स्टार्टिंग में हम लोग प्लेन्स पढ़ते हैं उसी में आते हैं, उसी से एक कनेक्टेड रहते हैं। तो बेसिकली ये सारे क्वेश्चन इसमें मोर ओवर 2 या 3 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आपका वेक्टर कैलकुलस में डाइवर्जेंट या फिर आपका कर्ल वगैरह निकलवा ले, या फिर ग्रीन्स फंक्शन पे कोई क्वेश्चन हो, या फिर स्टॉक थ्योरम पे हो। ठीक है, सॉरी ग्रीन्स फंक्शन बोल दे, सॉरी फ्रेंड्स, ग्रीन्स थ्योरम पे हो, स्टॉक थ्योरम पे हो, या डाइवर्जेंस थ्योरम पे, ऐसे एक आधी क्वेश्चन होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इतना लंबा क्वेश्चन आप करो इन 1 मिनट, वो देते भी नहीं है। बट हाँ, डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, तो मे बी 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है, बट ज़्यादातर क्वेश्चन प्लेन से आपको मिलेंगे। तो प्लेन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेटेज यहाँ पे 18 मार्क्स बन रहा है,
और यहाँ पे 24 मार्क्स बन रहा है। तो ठीक है, ये प्लेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं देखूंगा, लास्ट टाइम नहीं पढ़ा पाया था तो कोशिश करूंगा इसको पढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लेना। ओके, यदि अभी तक आपने नहीं देखा है। चलो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ पेज। ठीक है, ठीक है, तो जो जो टॉपिक बता रहा हूँ वो आपको सारे पढ़ने हैं। अभी मैं एक भी टॉपिक ऐसा नहीं बताया जो आपको लीव कर रहे हैं, लीव वाले सारे टॉपिक से भी बताऊंगा, क्योंकि इसका सिलेबस ही इतना बड़ा है कि लीव बहुत ज़्यादा कर रहा है तो भी इसका सिलेबस पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा टॉपिक हो गए। ठीक है, तो अब बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। जैसे हम LPP कहते हैं। ठीक है, तो LPP को आप जो देखेंगे तो LPP से आते हैं बेसिकली, हाँ, 9 to 12 क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ये, मतलब यदि आप लास्ट 3 इयर्स के भी पहले के देखोगे तब ये चीज़ नहीं थी, बट अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो 9 3 जा 27 और 12 3 जा 36, बहुत अच्छा वेटेज है। तो इसी वजह से आप लोग कल कह भी रहे थे ग्रुप में, और जो नहीं सोच रहा था वो यही चीज़ है कि बेसिकली बात यह है कि जो LPP पढ़ के नहीं जाता है उसका रैंक बहुत डाउन हो जाता है। दिस इज़ द बिग रीज़न, क्योंकि LPP जो पढ़ के जाएगा वो रैंक को इंक्रीज कर ले जाता है, ये जो चैप्टर है ये रैंक का आपको बनाएगा और बिगाड़ेगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैं भी कोशिश करूंगा कि इसे ही पहले लिया जाए। फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक पहले आप पढ़ना चाहोगे, क्योंकि क्या होता है बेसिकली आप सभी ITGM, ज़्यादातर कैंडिडेट्स ITGM देके आया हुआ है तो उसका प्योर पार्ट बहुत अच्छा होता है, बट LPP उसमें होता ही नहीं है। तो बेसिकली आपको LPP का कोई आइडिया नहीं है वो कैसे होगा। और LPP बिल्कुल अलग एक मैथमेटिक्स है, जस्ट लाइक वो बिल्कुल अलग है, फील करने वाला नहीं है एक जस्ट लाइक। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो उसे सॉल्व करना ही आना चाहिए, तो वो कैसे होगा क्या होगा वो आइडिया नहीं होता है, तो इस वजह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी दिक्कत होगी। तो और यही जो चीज़ है ये BHU के पेपर में रैंक बनाएगा, यदि आप जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे रैंक आपकी उतनी ही अच्छी होगी इन LPP। ठीक है, अब वो कहाँ से आता है, बेसिकली बेसिक विजुअल सॉल्यूशन होगा, या फिर आपसे ट्रांसमिटेशन की कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इन्हीं 2 3 चीज़ें होती हैं। सिंटेक्स वगैरह नहीं पूछेगा आपसे, यदि आपको नॉलेज है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ टॉपिक्स। सिंटेक्स वगैरह कभी नहीं पूछेगा, सिंटेक्स का क्वेश्चन बहुत लंबा होता है और मुश्किल से 20 मिनट में एक क्वेश्चन होता है, तो वो तो कभी नहीं आने वाला। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पूछ लेगा जो कि 2 मिनट में निकल आता है। ठीक है, बट ये भी 1 मिनट में नहीं निकलेगा, ये आपके 2 मिनट में कह रहा हूँ, आप तो 5 मिनट हो सकता है, आप 5 मिनट ले लो इसके लिए। तो इसको आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से करना है LPP का क्वेश्चन, बहुत ध्यान से। ठीक है, तो ये आपका टाइम बर्बाद भी कर सकता है, टाइम बचा भी सकता है, तो बहुत ध्यान से करना। आपको इसमें उल्टा प्रोसीजर लगाना होता है बेसिकली, जब मैं बताऊंगा तो सब चीज़ें आपको क्लियर करूंगा कि क्वेश्चंस को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, ऑप्शन से डिस्कार्ड करने पे जाना ज़्यादातर केस में। ठीक है, तो आपको बेनिफिट होगा। चलिए अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस पे। न्यूमेरिकल एनालिसिस जिसे हम लोग NA कहते हैं। ठीक है, इसमें यदि मैं देखूं तो इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बनेंगे वो 2 to 4 आते हैं एवरी ईयर, यही है। ठीक है, इससे आपके बनते हैं 6 मार्क्स, इससे आपके बनते हैं 12 मार्क्स। तो बेसिकली यहाँ से आप पूरे पूरे अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। और कैसा, सिंपली आपका ऑपरेटर पे कोई आ जाएगा, आपके इसके 4 5 ऑपरेटर हैं, उस पर कोई क्वेश्चन होगा, सिंपली सा वैल्यू पूछा होगा। ठीक है, एंड या तो सिम्पसन मेथड, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल मेथड के ऊपर एक क्वेश्चन होगा जो सिंपली एक फॉर्मूले होते हैं, सिम्पसन का 1/3 हो सकता है, 3/8 हो सकता है। तो यदि आपको ये नॉलेज है तो आपको सब समझ में आना होगा कि मैं कौन कौन से टॉपिक बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिकार्ड्स हो सकता है। ठीक है, ठीक है, पिकार्ड सब सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, और पिकार्ड से डिफरेंशियल में भी होता है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है जो डिफरेंशियल में आता है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना, पिकार्ड अभी आपके सिलेबस में जो है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला है, नॉट इन डिफरेंशियल, वो आप MSc में जाके पढ़ोगे। ठीक है, जो पिकार्ड सक्सेसिव डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वो आपका MSc में पढ़ाया जाएगा, वो आपके अभी कोर्स में नहीं है। ठीक है, और कोई स्टूडेंट्स ग्रुप पे पूछ रहा था सर कि सिम्पसन और ये ट्रेपेजॉइडल का किसी ने फोटो भेजा था, तो सिम्पसन और ट्रेपेजॉइडल दोनों आपके कोर्स में है जो कि आपके बैचलर्स में पढ़ाए जाते हैं। यदि आपने नहीं पढ़े तो मैं जब पढ़ाऊंगा न्यूमेरिकल एनालिसिस तो उसमें आपको एवरीथिंग क्लियर करूंगा, इसके ऊपर जो भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो आपके BHU में लगा दिए, उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ओके, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पहले ही बता दिया था, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अभी हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं ये टोटल आपके 10 थे। तो टोटल टॉपिक्स जो मैंने पकड़े,
थोड़ा सा राइटिंग का ध्यान रखना फ्रेंड्स, थोड़ा सा माफ करना, ठीक है। तो टोटल टॉपिक्स आपको मैंने बताई, जो आपको 10 बताए, 10 टॉपिक्स का मैंने फुल एनालिसिस किया है कि आपको ये पढ़ने हैं। अब बात करते हैं आपको कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो उनकी बात कर ली जाए। अब जो एनालिसिस किया है वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, और ये आपको टॉप रैंक भी करा सकता है यदि आपने इतना पढ़ लिया तो। उसके ऊपर भी अभी बात करते हैं। चलिए अब पहले बात कर लेते हैं कौन से टॉपिक्स आपको जो एक्स्ट्रा आते हैं, जो आपको छोड़ने हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए बीएचयू का पेपर में आप ये सोच के जा रहे हो कि आप पूरा अटेम्प्ट करोगे तो आप अपनी सब अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा बच्चा ही नहीं हुआ जो पूरा अटेम्प्ट कर पाए। अदरवाइज आप माइनस मार्किंग में चले जाओगे, ठीक है। इतना जल्दी फास्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब पता नहीं उनका क्या थिंकिंग है कि वो क्यों इतना पेपर बढ़ा देते हैं। अब सबसे पहली बात टेंसर एनालिसिस, इसके क्वेश्चन 1 या 2 आते ही हैं एवरी ईयर, उसे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा है और इसे समझना भी थोड़ा सा टफ रहता है। तो 2-3 क्वेश्चन के लिए पूरे बुक पढ़ना इज़ नॉट इजी टास्क, तो इसे हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन के लिए ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे मेहनत, ओके। इससे बचा हुआ टाइम हम दूसरे टॉपिक्स पे देंगे, रियल पे देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब बात करते हैं टेंसर एनालिसिस के बाद, अब बात करते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स स्पेसेस। मैट्रिक्स स्पेसेस, ठीक है। मैट्रिक्स स्पेसेस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इन योर कोर्स छोटा सा आता है, बट इसे तो भी मैं छोड़ूंगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन या तो 1 आएगा या 2 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने से बेहतर है कि आप इसकी जगह टोपोलॉजी पे ध्यान दे लो, तो वहाँ से आपको 1-2 मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये भी एक तरीका की टोपोलॉजी होती है, बट इन स्पेस होती है। तो मतलब वहाँ पे थोड़ा सा आपका यदि ये पढ़ने के बाद वहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो गया, दोनों ही चला जाएगा, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि वही वही आप रखो अपना, अभी रियल लाइन पे पढ़ो टोपोलॉजी। आप जब स्पेस में आप एमएससी में आओगे तो बहुत अच्छे से स्पेस में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप पढ़ लेना। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर आप देखे होगे लास्ट ईयर और भी मोर ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये बात मैं मानूंगा, ठीक है। बट मैं फिर भी कहूँगा इसे आप लीव कर दो, क्योंकि ये एक पूरा स्टेटिक्स का पोर्शन में चला जाता है, और इतना कोई भी यदि प्योर मैथमेटिक्स का बच्चा है तो उसका कमेंट इस पे बन ही नहीं पाता कभी, ठीक है। यदि मेरे पास टाइम रहा तो मैं इसको जरूर जाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे कराए जाएं जो बेसिकली रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो बीएचयू में रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं, और एवरी ईयर आपको 3 to 4 क्वेश्चन हमेशा, मतलब ये नहीं है कि डिट्टो रखा होगा, मतलब सेम कॉन्सेप्ट पे आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसको सेम टू सेम लगाने पे आपको मिल जाएगा, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही होती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ढूंढ के एक इंडिविजुअल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि वो ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे दिए जाए, तो उससे काम हो जाएगा। मतलब 10 नंबर भी यहाँ से बना दिए तो बस बहुत है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है। तो बहुत है, बट ये टॉपिक को इन डिटेल पढ़ना दिस इज नॉट इजी टास्क, तो इसे छोड़ो, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है। यदि आपको कहीं से मिल जाता है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट करके बता देना। वैसे एनपीटीएल को आप प्रेफर कर सकते हैं यदि आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें। अब बात करते हैं डायनामिक्स और स्टैटिक्स। ये भी दोनों टॉपिक को हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही कहा है, पूरा पेपर आप देखोगे तो आपका मन यही कहेगा कुछ भी नहीं छोड़ो, बट छोड़ना तो पड़ेगा ना। यदि छोड़ोगे नहीं तो पेपर ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इनको भी हम छोड़ेंगे। डायनामिक्स स्टैटिक्स ये हमारे सिलेबस के नहीं है, बेसिकली सिलेबस तो आपके हैं, बट अपन लोग के मतलब चढ़ेंगे नहीं इतने माइंड में। दिस इज द प्रोसेस, बात समझ रहे हो। हम लोग प्योर मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हो, मैं वैसे भी प्योर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, हंसराज कॉलेज, ठीक है। तो बेसिकली डायनेमिक्स और स्टैटिक्स को एक्सप्लेन करना मेरे लिए भी थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो डेट्स वाई आई लीव दिस टॉपिक, ओके। यदि आप फिर भी इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाहते हैं, यदि आपको इंटरेस्ट है रहा है आपके बीएससी में, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स रहे हैं, तो आप एनपीटीएल को फॉलो कर सकते हैं। बट इन माई ओपिनियन आप इसे लीव करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े से लेंदी पढ़ सकते हो आप, ठीक है, इन पेपर ऑल्सो, ठीक है। तो अब जो टॉपिक्स छोड़ रहे हैं उसका थोड़ा सा आपको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले टेंसर एनालिसिस को मैं छोड़ रहा हूँ, उसके बाद मैट्रिक्स स्पेस को छोड़ रहा हूँ। मैट्रिक्स स्पेस तो हमारी मजबूरी है, नहीं तो मैं पढ़ा भी देता। वो तो एक मतलब स्पेस में टोपोलॉजी है और कुछ नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आपको 10-15 लेक्चर बनाना बेवकूफ़ी से कम नहीं होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी छोड़ना सही रहेगा। रिपीटेड क्वेश्चन जो आएंगे उसी के ऊपर आपको एक वीडियो बना दूंगा, उससे आपके 10 या 9 मार्क्स बन गए, बहुत है,
ठीक है। एंड स्टैटिक्स डायनामिक्स क्यों छोड़ रहा है उसका रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि हम लोग प्योर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो इट इज़ नॉट ए इजी टास्क कि आपको इन डिटेल जितना हम लोग प्योर मैथमेटिक्स को जैसे रियल लीनियर को एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना इसको दे पाऊँगा। तो वो सही नहीं है कि आपसे झूठ कहा जाए, ठीक है। तो NPTEL पे आप इसको, यदि आप इंटरेस्टेड हैं कि आप ये पढ़ना ही पढ़ना है, इसे नहीं छोड़ना है, तो आप NPTEL पे से देख सकते हैं। NPTEL इज़ ए वेरी गुड यूट्यूब चैनल, आप वहाँ पे हर एक चीज़ देख सकते हैं, सारा कुछ फ्री है। और वो एक खुद एक इनिशिएटिव है IISc बेंगलोर की तरफ से, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे IITs के प्रोफेसर हैं, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं, बट वो टोटली इंग्लिश में होगा। तो ये चीज़ आई थिंक आप सभी को इंग्लिश वेरी वेल समझ में आती होगी। वैसे भी आपको MSc में इंग्लिश ही पढ़ाई जाएगी टोटली, ठीक है। हाँ, ड्यू में फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर VHU में पहला फर्स्ट सेमेस्टर में आपको थोड़ा सा बहुत हिंदी दिया जाएगा, बट आफ्टर डेट इंग्लिश में सब कुछ चलता है। चलिए, तो ये तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज है, बट आई थिंक अब बात आती है आपकी कि आप का स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए ये सब देखने के बाद। देखो, सबसे पहले बात तो आप रियल पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि रियल आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो बंदा रियल में अच्छा कर जाता है उसका ऑटोमेटिकली मार्क्स बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। रियल और एलपीपी अभी से ही थोड़ा सा आने लगा है, वो लोग इंटरेस्टेड ज़्यादा दिख रहे हैं। तो रियल पे तो करो करो, बल्कि साथ में एलपीपी भी करना। देखो, रियल आपका मार्क्स इंक्रीज कराएगा और एलपीपी आपकी रैंक इंक्रीज कराएगी, ठीक है। एलपीपी में आप ये नहीं कहता कि आप सारे तोड़ दोगे, बट जितने तोड़ोगे उससे आपकी रैंक इंक्रीज होगी बहुत ज़्यादा। रियल का जो है वो तो ज़्यादातर जो आप करोगे वही सारे लोग करेंगे, तो वो तो आपके मार्क्स मतलब बढ़ा ही रहा है। बट एलपीपी में हर एक लोग जो आप कर रहे हो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एलपीपी सभी का अच्छा नहीं होता, जो पढ़ता है उसी का अच्छा होता है, और मोreover जो पढ़ता है उसका भी कभी कभी अच्छा नहीं होता। कन्फ्यूजन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। रियल में आप पूरी बहुत मेहनत करो कि जिससे आप जितने सभी लोग कर पा रहे क्वेश्चन उतने आप कर लो, ठीक है। ग्रुप थ्योरी की बात की जाए तो ग्रुप थ्योरी और लीनियर को ज़्यादातर आप लोग सभी लोग पूरा पूरा तोड़ दोगे, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि इतना कठिन क्वेश्चन बनता ही नहीं है। बेसिकली सिंपल से क्वेश्चन आते हैं तो आराम से सारे कर लोगे। ग्रुप थ्योरी में एक आध नहीं होता तो चलेगा, पर लीनियर में तो सारे कर दोगे। बेसिस, डायमेंशन और ट्रांसफॉर्मेशन पे ही पड़ा रहता है, वो इतना डीप जाता ही नहीं है, ठीक है। इंटीग्रल वेक्टर की तो कुछ पूछो ही नहीं, वहाँ पे जो वेक्टर में थोड़ा सा प्लेन का रहता है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लोगे तो वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मेरा मानना ये है कि आप लोग टारगेट रखो। अब थोड़ा सा टिप्स दे दूंगा आपको कि आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए। देखो, मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपका मोटिव ये होना चाहिए पेपर में आपको क्या करना है। पेपर में आपको ये करना है कि यदि आपको कोई तुरंत, देखो आपके पास क्या है, 1 मिनट में आपको 1 क्वेश्चन करना है। तो पेपर में ऐसा नहीं है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, पेपर में अभी आपका क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का आ रहा है और वो आपको लग रहा है कि ये आपको नहीं आएगा तो तुरंत छोड़ दो। ये मत सोचो आपने डिफरेंशियल पढ़ के बैठे हो तो उसको करना ही करना है। तो बस ये पॉइंट आपके दिमाग में रहा ना, तो आप इस BHU के पेपर को निकाल जाओगे और बहुत अच्छे से नंबर से निकाल जाओगे। ध्यान रखना इस चीज़ को। बच्चे इसी में फंस जाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ रहा है उसमें लगे पड़े हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। रियल का क्वेश्चन आ रहा है और उसी में लगे पड़े हैं, ठीक है। तो रियल का क्वेश्चन आ रहा है, हमेशा ध्यान रखना BHU के पेपर में जो क्वेश्चन होगा वो माइंड में सॉल्व हो जाता है आधा, उसके बाद आपको दिमाग लगाना है। यदि वो आपके माइंड में आ रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन जाइए, अदरवाइज लीव करिए, आगे बढ़िए पीछे। और हाँ, एक और चीज़, ए वन मोर थिंग, ये कि आपको कभी ऐसा नहीं सोचना है कि मैं लौट के आके इस क्वेश्चन को करूंगा। ये तो कभी पॉसिबल आज तक हुआ ही नहीं BHU के पेपर में। ध्यान रखना, नॉट पॉसिबल कि आप लौट के इस क्वेश्चन को कर पाओ, क्योंकि जो कॉर्नर में जो, जैसे यहाँ पे एक कंप्यूटर के यहाँ पे, अरे यहाँ पे एक घड़ी चल रही होगी, वॉच, जो आपको आपकी हार्ट बीट को फास्ट करेगी। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, बच्चे माने नहीं थे, और जब पेपर देख के आए तब बता रहे थे हाँ सर बहुत फास्ट कर दिया था हार्ट बीट, ठीक है। तो ये आपको भी जब आप देने जाओगे ना, तो ये बस देखो, ये एक्सपीरियंस है मेरा, तो वो आपके साथ शेयर करना हूँ ओनली। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ होगा ही होगा, 90% केस में ऐसा ही होता है। क्या आप, बस मैं यही कहूँगा कि लास्ट के जब 30 मिनट्स आप देख लो बचे हैं, उसके बाद कभी वॉच मत देखना, आप अपना फोकस करो, वरना वॉच देखने के चक्कर में आप अपने कॉन्सेप्ट ही भूल जाओगे। ये हमेशा होता है, और जिसकी वजह से आपका कोलैप्स हो जाएगा, फिर बाद में कहोगे सर अब तो BHU भी गया IIT के बाद। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करना। एंड जो मोर थिंग, मैंने जो दो चीज़ें बताई, क्वेश्चन यदि नहीं आ रहा है तुरंत आगे बढ़ जाओ। एंड क्वेश्चन को ऐसा मत करना कि आ रहा है कि हम इसे बाद में कर लेंगे, ऐसा भी मत करना। ये दोनों चीज़ें यदि आपको याद रही तो आप फाइट कर जाओगे, ठीक है।
आता है तुरंत लगाओ, तुरंत आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और नहीं आता है तो तुरंत आगे बढ़ जाओ, पीछे का सोचो नहीं कि पीछे मैंने क्या छोड़ा क्या नहीं छोड़ा। और ध्यान रखना, हो सकता है कभी कभी बीएचयू के पेपर ऐसे भी सेट हो जाता है कि आगे के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं और पीछे के इजी होते हैं, तो ऐसा मत समझ लेना कि पेपर डिफिकल्ट आ गया है। ध्यान रखना, ओके। लास्ट टाइम भी शायद कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि आगे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे और पीछे इजी था, ठीक है। तो इसी वजह से पेपर इजी हो गया था, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी इजी क्वेश्चन दे दिए थे, बहुत ही ज़्यादा। कुछ बच्चों ने ये मुझसे कहा था, ये मेरे को कंफर्म नहीं है कि ऐसा हुआ भी है कि नहीं, बट कुछ बच्चों का ये आया था सर कि मेरा आगे की वजह से मैं सोचा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और इसकी वजह से कोलैप्स हो गया, मैं बाद में जा ही नहीं पाया पूरा क्वेश्चन। क्योंकि ज़्यादातर केस में क्या होता है, बच्चे पूरा पेपर ही नहीं देख पाते हैं, आप इस चीज़ को समझो। 120 क्वेश्चन जो होते हैं, बच्चे पूरा पेपर ही नहीं देख पाते, टाइम ही खत्म। समझ रहे हो, उसका मतलब यही है कि आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट में आपको करना भी है, देखना भी है, पढ़ना भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो समझ गए ना। आपको ये नहीं है कि आपको 120 क्वेश्चन देख के सारे करने हैं, आपको 70 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करना है, और जिसमें से आपके यदि 40-50 भी सही हो गए ना, सिलेक्शन पक्का है। और जब 60 सही हो गए तो फर्स्ट रैंक पक्की है। बात समझ में आ गई, तो लॉजिक समझ में आ रहा है ना। आपको 70 पे फोकस करना है, इसका मतलब यहाँ से 50। एक और मैं दोबारा पेज पे नया बताता हूँ, लॉजिक समझिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो 120 क्वेश्चन है, इसमें से आप 70 पे फोकस कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा आप टोटल पे करिए, 70 पे करिए, ठीक है। यदि आपने 40 पे भी कर दिया, सही सही बता रहा हूँ, ध्यान रखना। 70 पे कर रहे हैं मतलब 30 रॉन्ग जा रहे हैं, तो 40 पे भी कर दिया, यहाँ से भी सिलेक्शन पक्का हो गया। बस समझ में आ गई, ठीक है। 120 सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि पेपर जब थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे भी मैं कहूँ सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, तो यहाँ से भी थोड़ा सा, हाँ मतलब 60%, यहाँ पे 70-30 की गारंटी हो गई। वैसे एक बात बताया जाए तो ज़्यादातर लास्ट ईयर ही ऐसा हुआ है कि 130 कट ऑफ गई है, मतलब तक लिया है। 110 तक हमेशा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि लास्ट ईयर 130 दिया तो हमेशा 130, बट आपके 120 आएंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा। लास्ट ईयर थोड़ा सा इजी आ गया था, इस वजह से ऐसा हो गया, वरना होता नहीं है, ठीक है। अब बात की जाए इसकी, यदि आप 450 कर देते हो, फिर 50 पे तो 150 बन गए, ठीक है। ये मैं सही काट कूट के बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। 50 क्वेश्चन करेक्ट, यहाँ पे 40 क्वेश्चन करेक्ट, समझ में आ रहे हैं आपको, ओके। तो यदि आप 40 करेक्ट कर देते हो तो भी सिलेक्शन, 50 करेक्ट कर देते हो तो भी सिलेक्शन, यदि आप 60 करेक्ट कर देते हो तो आपकी रैंक फर्स्ट बन रही है ना। तो बस लॉजिक समझिए आप हर चीज़ का, ठीक है। तो लॉजिक पे आप जाओगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर दिखाई देंगी। तो आपको क्या है, फर्स्ट रैंक भी लानी है, तो आप बस 60 क्वेश्चन कर रहे हैं, ये नहीं कि 120 पे लगे डले हो। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ के जो 60 क्वेश्चन का जो टाइमिंग बचा है, वो आप इन सभी क्वेश्चन पे दो, तो आपके क्वेश्चन जो हैं वो गलत होने से बचेगा। इसका मतलब आपका माइनस मार्किंग कम होगा, रैंक इंक्रीज होगा, मार्क्स इंक्रीज होंगे। बात समझ में आई, ठीक है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक आपको पूरा एनालिसिस पसंद आया होगा। यदि कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मोर ओवर जाते जाते आपसे यही कहूँगा, डिस्क्रिप्शन में अभी तक आपने मेरा एक ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन नहीं किए हैं, व्हाट्सअप ग्रुप के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक सारे दिए गए हैं, उसको ज्वाइन करिए। और मोर इम्पोर्टेंटली, अभी तक आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का इनिशिएटिव ग्रुप जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, टेलीग्राम चैनल, जो कि हम लोग बहुत बड़ा बना रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है उस पर, हर एक चीज़ CSIR नेट गेट जिसके लिए भी, 2 चैनल को स्टार्ट किया गया है, स्टडी जोन एंड मैथ ट्यूटर, ठीक है। आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लगा डला है उसके ऊपर, ठीक है। और वो एक इनिशिएटिव है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहें, इंटरेस्टेड हैं, तो जरूर ज्वाइन करिए, उसको शेयर करिए, क्योंकि वो आप लोगों के लिए ही बनाया गया एक इनिशिएटिव है, ठीक है। तो मैं बस एक तरीके से उसका मेंबर हूँ, तो बस उसका कह रहा हूँ, आप लोगों के भले के लिए है वो। यदि फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप उसको इग्नोर मारिए, ठीक, मत ज्वाइन करिए। बट यही है कि आप लोगों के लिए भला है, आगे लाइफ सेट हो जाएगी, उसमें ऐसा कुछ आने वाला है जो कि आपने सोचा तक नहीं होगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में यदि आप मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे बहुत सारे लिंक दिए गए हैं, व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, मेरा भी टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
विद एलपीपी और कॉम्प्लेक्स, जो कि मैंने ग्रुप पे बताया भी था कि 2 टॉपिक्स में जो उनसे ले रहा हूँ। फिर भी आप यदि मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं कि कौन सा टॉपिक लेना चाहिए, फिर भी आप बताएं। उन जैसे ही मैं उन दोनों टॉपिक को ख़त्म करूँगा देन आपकी चॉइस को लेना पसंद करूँगा, जो आप चाहें। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप क्या पढ़ना पसंद करोगे। तो बेसिकली मेरा यही रहेगा कि आप प्योर टॉपिक्स को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि अप्लाइड इसके अलावा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने डिफरेंशियल और इंटीग्रल पहले से ही कंप्लीट कर रखा है। यदि आप देखना चाहें तो ऊपर आई बटन पे लिंकिंग दे दिया है मैंने, जाके देख लो। ठीक है, और एलपीपी और कॉम्प्लेक्स खत्म करने के बाद शायद न्यूमेरिकल एनालिसिस बचेगा। तो आपकी चॉइस है, न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ना चाहो न्यूमेरिकल पढ़ लो, और यदि रियल लीनियर ग्रुप थ्योरी पढ़ना चाहो तो वो आप देख सकते हो। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो यदि वो उधर जाते हो तो मे बी उधर भी जा सकते हो। तो चॉइस इज टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या चाहते हो। जिसके ज़्यादा बोर्ड्स होंगे उसको मैं लेना प्रेफर करूँगा। ठीक है, तो चलिए कल से या फिर आज से वीडियोज स्टार्ट हो जाएंगी आना। तो आई होप आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा एक दिन में। तो बाय बाय फ्रेंड्स, टिल नाउ, बाय बाय, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।